टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, भारत सरकार के मेरे सहयोगी सचिव डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी, डीबीटी की डॉक्टर रेणु स्वरूप जी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के राजीवन नायर जी, आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर बलराम भार्गव जी, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजय भाटकर जी, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल से जुड़े हुए सभी व्यक्तिगण और विज्ञान जगत से जुड़े हुए और विज्ञान जगत में रुचि रखे हुए सभी देश और विदेश के आज जो यहाँ पे जुड़े हमारे साथ है, सभी को हार्दिक अभिनंदन। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसकी परिकल्पना हमारे सामने में माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने रखी थी, जिसकी वजह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती, जो एक देश की बहुत बड़ी मुहिम है, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उस विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है, इन तीनों के सहयोग से और शुरू हुआ था। और चलते चलते जिसे कहते हैं कि आग की पलक झपकते ही हम लोग छठी कड़ी पर पहुंचे हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये एक सहयोग है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और विज्ञान भारती, और इस साल हमारे साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी जुड़ी हुई है। इस छठी कड़ी में हमारे साथ 1 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड लोग जुड़े हुए हैं इस वर्ष, जो कि ये इवेंट ऑनलाइन किया जा रहा है। इसमें 41 अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें कि कई लोगों के व्याख्यान होंगे, जाने माने लोगों के व्याख्यान होंगे, जिसमें कि कई सारे लोगों के वाद विवाद होंगे, जिसमें कि कुछ राउंड टेबल डिस्कशंस होंगे, और विदेश के भी कुछ मंत्रालय के लोगों के जो है वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 में एक महा एक्सपो का भी आयोजन किया गया है, जो कई वर्षों से आईएसएफ में किया जा रहा है। और इस वर्ष महा एक्सपो में 40 से भी ज्यादा प्रयोगशालाएं और शिक्षण संस्थाएं जुड़ी हुई है। इस वर्ष 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रयास किया जा रहा है, और मुझे सभी को बताने में खुशी हुई है कि आज सुबह एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया, जिसमें पूरे देश से 6,874 छात्र जुड़े हुए थे, स्कूल के छात्र, जिन्होंने एक साथ बैठकर सन डायल तैयार किया गया था। सन डायल जो होती है कि सूर्य की घड़ी जो होती है, जो करके सूर्य के छांव से टाइम पता होता है, उसका उन्होंने आज निर्माण किया। ये पहली बार किया गया है। 6,000 से अधिक छात्रों ने एक साथ मिलकर, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आज 1 बजे वो कायम किया गया। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक है। इसका सिंबॉलिक महत्व है वो ऐसा है कि 22 दिसंबर श्रीनिवासा रामानुजम, जो कि बहुत ही जाने माने गणितज्ञ थे हमारे देश के, उनका जन्मदिन होता है। और 25 दिसंबर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका जन्मदिन होता है। और हम सबको पता है कि माननीय वाजपेयी जी को विज्ञान में बहुत रुचि थी, और उन्होंने हमारे सामने में जय किसान जय जवान के अलावा जय विज्ञान का भी नारा हमारे सामने में माननीय अटल जी ने रखा था। सर, मुझे एक पुरानी याद है, हमारे देश की परंपरा जो है विज्ञान की, उसमें की एक छोटी सी जो मुझे एक कहानी याद रही है, वो है कि ऋषि मुनि याज्ञवल्क्य जो थे, उनका संवाद गार्गी के साथ जो हुआ था, उसमें गार्गी ने बहुत ही गहरे सवाल पूछे थे मुनि याज्ञवल्क्य से, और उसमें से आकाश का निर्माण हुआ था। आकाश का जो कंसेप्ट है उसमें से निर्माण हुआ था, और ये हमारे उपनिषदों में उसका उल्लेख किया गया है। और तब से लेके आज तक हमारे देश का विज्ञान और प्रौद्योगिकी की परंपरा जो है बहुत अच्छी रही है, कि निसर्ग के बारे में सवाल पूछना, हमारी समस्याओं का हल ढूंढ के निकालना, ये सब परंपरा हमारे देश की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है।
और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के सामने में जब भी कोई चुनौतियां खड़ी हुई है, हमारे देश के सभी वैज्ञानिकों ने एकजुट कर इन समस्याओं का हल करने की जरूर कोशिश की है। और गए 50-70 साल में अगर देखें तो कई उदाहरण हमारे सामने में आते हैं जिस वक्त सब वैज्ञानिकों ने मिलकर एक साथ जुटकर इन समस्याओं का हल जरूर निकाला था। जैसे कि हरित क्रांति का जब भी जिक्र होता है तो मालूम होता है कि विज्ञान ने किस तरह से भूमिका हरित क्रांति में निभाई थी। इसी तरह श्वेत क्रांति हुई थी। इस तरह 1970 और 1980 के दशक में जब हमें टेक्नोलॉजीज डिनायल हो रहा था कि पाश्चात्य देशों ने हमें टेक्नोलॉजी देना मना किया था, और उसी वक्त हमारा स्पेस प्रोग्राम और डिफेंस प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखाया था। ये बताने में खुशी है कि जब हमारे सामने में कोविड-19 जैसी एक महामारी सामने में खड़ी होकर एक बहुत बड़ी समस्या जब खड़ी हुई, तब सभी वैज्ञानिकों ने एकजुट कर दोबारा इसका कोशिश करने में कोशिश जरूर की है। कोविड-19 से एक सबक जरूर मिला है, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें एक बहुत बड़ा हमारे सामने में नारा रखा है जो आत्मनिर्भर देश को बनाने के लिए। और आत्मनिर्भर बनाना ये वैज्ञानिकों ने चुनौती स्वीकार की है और सभी वैज्ञानिक इसके ऊपर तेजी से काम कर रहे हैं। और आत्मनिर्भरता से ही हमारे देश की जो परंपरा है, जिसे कि हम लोग ग्लोबल वेलफेयर कहते हैं, इसको पूरे विश्व को हम एक परिवार मानते हैं, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। तो आत्मनिर्भरता और ग्लोबल वेलफेयर ये इस वर्ष की इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की मुख्य भूमिका है। तो जो विचार विमर्श इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में आज से लेकर 25 तारीख तक होंगे, इसमें मुख्य भूमिका आत्मनिर्भरता और ग्लोबल वेलफेयर ये विज्ञान के मार्फत किस तरह किए जा सकते हैं, इसके ऊपर काफी सारे विचार विमर्श होंगे। ये सभी समस्याएं जो प्रासंगिक है, ये सभी समस्याएं जिसे हम लोग कॉन्टेम्पररी कहते हैं, इसका हल निकालने के लिए भी हम लोग जरूर विचार विमर्श करेंगे आने वाले 3-4 दिनों में। लेकिन मुख्य उद्देश्य इस फेस्टिवल का ऐसा है कि इसको हम लोग उत्सव के तरह मनाते हैं और हमारे प्रयोगशालाओं में 4 दीवारों के भीतर वैज्ञानिक जो कुछ काम करते हैं और उनमें जो हर्ष होता है अपने काम का, वो हम लोग समाज तक किस तरह ले जाए और समाज को क्या बताए कि वैज्ञानिकों ने कौन सी नई खोज की है, इससे समाज को क्या फायदा होने वाला है, और इसलिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। और ये परिकल्पना जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हमारे सामने में रखी थी 2015 में, उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए 6ठे दौर पर पहुंचे हैं। इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। मुख्यतः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत हर्ष से यहाँ पे स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हम सभी को संबोधित करें। धन्यवाद। नमस्कार। कैबिनेट के मेरे सहयोगी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, विभा के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय भटकर जी, सम्माननीय वैज्ञानिक गण, देवियों और सज्जनों, त्योहार, उत्सव, फेस्टिवल ये भारत का कैरेक्टर भी है और भारत का टेम्परामेंट भी है और भारत की ट्रेडिशन भी है। आज के इस फेस्टिवल में हम साइंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम उस ह्यूमन स्पिरिट को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमें लगातार इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। Friends, India has a rich legacy in science, technology and innovation. Our scientists have done path-breaking research. Our tech industry is at the forefront of solving global problems. But India wants to do more. We look at the past with pride, but want an even better future. साथियों, इसके लिए भारत बेसिक्स पर जोर दे रहा है। आप सभी से बेहतर ये कौन जानता है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए बचपन से बेहतर समय क्या हो सकता है। आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ताकि किताबी ज्ञान से आगे निकलकर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा मिले। 3 दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर को फोकस ही बदल गया है। पहले आउटलेस पर फोकस था, अब आउटकम्स पर है। पहले टेक्स्ट बुक की पढ़ाई पर फोकस था, अब रिसर्च और एप्लीकेशन पर है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा माहौल देश में बनाने पर भी फोकस कर रही है जिससे टॉप क्वालिटी टीचर्स का एक पूल देश में तैयार हो सके। ये अप्रोच हमारे नए और उभरते साइंटिस्ट को भी मदद करेगी, एनकरेज करेगी। देवी और सज्जनों, एजुकेशन सेक्टर में जो ये बदलाव किए जा रहे हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन भी शुरू किया गया है। ये मिशन इंक्वायरी को, एंटरप्राइज को, इनोवेशन को एक प्रकार से सेलिब्रेट करता है। इसके तहत देश भर के अनेक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स तैयार किए जा रहे हैं जो इनोवेशन के नए प्लेग्राउंड सिद्ध हो रहे हैं। इन लैब से हमारे स्कूलों में साइंस से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। हायर एजुकेशन में अटल इंक्यूबेशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं ताकि देश में R&D से जुड़ा इकोसिस्टम तैयार हो। इसी तरह ज्यादा और बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज, ज्यादा IITs बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। साथियों, क्वालिटी रिसर्च के लिए सरकार प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम को भी चला रही है। इसका लक्ष्य है कि जो देश का बेस्ट टैलेंट है उसे अपनी पसंद की रिसर्च करने में और सुविधा मिले। देश की सभी IITs, सभी IISERs, बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और NITs में ये स्कीम स्टूडेंट्स को काफी आर्थिक मदद दे रही है। देश के अन्य रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए 6-7 महीने पहले स्कीम में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। साथियों, बीते कुछ महीनों से मेरी अनेक साइंटिस्ट से चर्चा हुई है। हाल में ही भारत ने वैभव समिट भी होस्ट की थी। महीने भर चली इस समिट में पूरी दुनिया से भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को एक मंच पर इकट्ठा किया गया। इसमें करीब 23,000 साथियों ने हिस्सा लिया। 700 घंटों से भी ज्यादा की डिस्कशन हुई। मेरी भी अनेकों साइंटिस्ट से बातचीत हुई। इस बातचीत में ज्यादातर 2 चीजों पर बल दिया। ये 2 बातें हैं, ट्रस्ट और कोलैबोरेशन। देश आज इसी दिशा में काम कर रहा है। All our efforts are aimed at making India the most trustworthy center for scientific learning. At the same time, we want our scientific community to share and grow with the best of global talent. No wonder India has become very active in hosting and participating in hackathons. They are held in India and abroad. It gives both exposure
and opportunity to our scientists. साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी तब तक अधूरी है जब तक इसका बेनिफिट और एक्सेस हर किसी के लिए संभव ना हो। बीते 6 साल में युवाओं को अवसरों से कनेक्ट करने के लिए देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उपयोग का विस्तार किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब भारत में अभाव और प्रभाव की खाई को भरने का एक बड़ा ब्रिज बन रही है। इसकी मदद से पहली बार गरीब से गरीब को भी सरकार के साथ, सिस्टम के साथ सीधा जोड़ा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से सामान्य भारतीयों को ताकत भी दी है और सरकारी सहायता की सीधी तेज डिलीवरी का भरोसा भी दिया है। आज गांव में इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों से ज्यादा है। गांव का गरीब किसान भी डिजिटल पेमेंट कर रहा है। आज भारत की एक बड़ी आबादी स्मार्टफोन आधारित ऐप से जुड़ चुकी है। आज भारत ग्लोबल हाईटेक पावर के इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन दोनों का सेंटर बन रहा है। साथियों, भारत अब विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, गरीब से गरीब तक, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हाईटेक सॉल्यूशंस बनाने और अपनाने के लिए तत्पर है। भारत के पास हाईटेक हाईवेज के लिए डेटा, डेमोग्राफी, डिमांड और इन सबको संभालने के लिए संतुलन और संरक्षण देने के लिए डेमोक्रेसी भी है। इसलिए दुनिया आज भारत पर इतना भरोसा कर रही है। साथियों, हाल में डिजिटल इंडिया अभियान का और विस्तार करने के लिए पीएम वाणी स्कीम भी शुरुआत की गई है। इससे पूरे देश में पब्लिक स्पेस में सबके लिए क्वालिटी वाईफाई कनेक्टिविटी संभव हो जाएगी। इसका सीधा लाभ साइंस को भी होगा, क्योंकि देश के गांव का युवा भी दुनिया की बेस्ट साइंटिफिक नॉलेज को आसानी से हासिल कर पाएगा। साथियों, हमारे देश में वाटर स्कैर्सिटी, पॉल्यूशन, सॉइल क्वालिटी, फूड सिक्योरिटी जैसी अनेक चुनौतियां हैं, जिनका आधुनिक हल साइंस के पास है। हमारे समंदर में जो वाटर, एनर्जी और फूड का खजाना है, उसे तेजी से एक्सप्लोर करने में भी साइंस की बड़ी भूमिका है। जिस तरह हमने स्पेस के सेक्टर में सफलता पाई, वैसे ही हमें डीप सी के क्षेत्र में भी सफलता पानी है। भारत इसके लिए डीप ओशन मिशन भी चला रहा है। साथियों, साइंस जो कुछ हम नया हासिल कर रहे हैं, इसका लाभ हमें कॉमर्स में, व्यापार कारोबार में भी होगा। अब जैसे स्पेस सेक्टर के रिफॉर्म्स किए गए हैं, इससे हमें अपने युवाओं को, देश के प्राइवेट सेक्टर को भी आसमानी नहीं, असीम अंतरिक्ष की बुलंदियां छूने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। जो नई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, इसमें भी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स पर फोकस रखा गया है। ऐसे कदमों से साइंटिफिक कम्युनिटी को बल मिलेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा इकोसिस्टम बेहतर होगा। इससे इनोवेशन के लिए ज्यादा रिसोर्स जनरेट होंगे। इससे साइंस और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का एक नया कल्चर तैयार हो। हाउएवर, दिस इज ए चैलेंज फॉर नाउ। द बिगेस्ट लॉन्ग टर्म चैलेंज साइंस फेसेस इज to attract high quality youngsters and retain them. Often, the domain of technology and engineering seems more attractive
to the youth than pure science. However, for any country to develop, it needs science to power it. Because, as they say, what is called science today becomes the technology of tomorrow and engineering solution later. So, the cycle must start with attracting good talent into our science domain. For this, the government has announced scholarship at various levels, but it needs a big outreach from within the science community as well. The excitement surrounding Chandrayaan mission was a great starting point. We saw lot of interest from youngsters. Our future scientists will come from there. All we need to do is inspire them. Friends, through this gathering, I want to invite the global community to invest in India, to Indian talent, and innovate in India. India has the brightest minds. India celebrates a culture of openness and transparency. The government of India stands ready to address any challenge and improve the research environment here. साथियों, विज्ञान व्यक्ति के अंदर के सामर्थ्य को, व्यक्ति के भीतर जो भी बेस्ट है, उसे बाहर लाता है। यही स्पिरिट हमने कोविड वैक्सीन के लिए काम करने वाले हमारे वैज्ञानिकों में देखी है। हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में हमें आगे रखा है, बेहतर स्थिति में रखा है। साथियों, 2000 वर्ष पूर्व महान तमिल संत और समाज सुधारक तिरुवल्लुवर जी ने जो सूत्र वाक्य, जो मंत्र दिए गए थे, वो आज भी उतने ही सटीक है, रिलेवेंट है। उन्होंने कहा था, इन सैंडी सोइल व्हेन डीप यू delve, you reach the springs below. The more you learn, the freer streams of wisdom flow. यानी रेतीली धरती में जितना गहरा आप खोदते जाएंगे, एक दिन पानी तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप जितना ज्यादा सीखते जाएंगे, एक दिन ज्ञान के, बुद्धिमत्ता के प्रवाह तक जरूर पहुंचेंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है, सीखने की इस प्रक्रिया को, लर्निंग के प्रोसेस को कभी मत रुकने दीजिए। जितना आप सीखेंगे, जितना आप अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे, उतना ही आपका भी विकास होगा और देश का भी। यही स्पिरिट आगे समृद्ध होती रहे। साइंस भारत के, पूरी दुनिया के विकास को ऊर्जा देती रहे। इसी कामना, इसी विश्वास के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचन से और आपका ये उद्देश्य सामने लेकर हम लोग जर्नी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।